हेलो लॉ लर्नर्स, सो आई एम आर्ची। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स पर्पस। जो भी हमारा पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, वो क्या है, लीगल होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। सो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। नाउ क्या है लीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। ये फोर्थ और लास्ट रिक्वायरमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर एन एग्रीमेंट द सब्जेक्ट ऑफ विच इज अपोज्ड टू लॉ ऑफ द लैंड मे बी आइदर अनलॉफुल और सिंपली वॉइड। इट मीन्स कि जो अगर सब्जेक्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या है, या तो अनलॉफुल होगा या सिंपली वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन्स अब तो आपको पता होगा, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फाइन। नेक्स्ट, आज हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो उसे डिटेल में हम 6 पॉइंट्स हैं ये कवर करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कि कहीं कहीं आपको ट्रेड करने से रोका जाता है, तो वो क्या है, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। और इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो हम इसमें मेन कंसेप्ट हमारे कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी स्लाइड्स भी हैं इसमें जिसमें कुछ लाइक क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्टली नहीं आ पाते हैं लेकिन माइंड में, बट वो कहीं ना कहीं वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। सो वो भी हम कवर करेंगे। हमें फुल मार्क्स चाहिए तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, कुछ भी छूटने ना पाए उस तरीके से। सो अनलॉफुल एग्रीमेंट्स में हम आ गए हैं। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कुछ सेक्शन है, सेक्शन 23 है, वो इन्हें डिफाइन करता है। व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। इसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स कौन से लॉफुल होते हैं, कौन से नहीं होते। कंसिडरेशन का टॉपिक मैं आप पहले डिलीवर कर चुकी हूँ, क्या होता है। सो द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तब तक वो लॉफुल है जब तक लॉ क्या है, उसे फॉरबिड नहीं कर देता, मीन्स मना नहीं कर देता उस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इज परमिटेड, इट would defeat the provisions of any law or is fraudulent। अब या तो वो परमिट नहीं किया गया है या किसी भी लॉ के वो अगेंस्ट में जा रहा है या फ्रॉडुलेंट है। फाइन। तो कुछ क्राइम्स होते हैं, कुछ जो एक्शंस हैं उसे फ्रॉडुलेंट पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, जिसमें ऐसा कुछ अब आप एक्ट कर रहे हैं जिससे क्या है, इंजरी हो रही है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है। और ये भी है, कोर्ट क्या करता है, इसे इमोरल डिक्लेयर करता है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसके अपोज में अगर कोई काम है तो वो भी क्या है, अनलॉफुल है। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। अगर ऐसा इनमें से कुछ है, इन 6 पॉइंट में से कुछ है, तो वो क्या है, अनलॉफुल है। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इज व्हाट। जिस भी एग्रीमेंट का क्या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वॉइड है, क्या है, अनलॉफुल है, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन दी है। ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी's चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए। बी प्रॉमिस टू पे ए 1000 रुपी ईयरली फॉर द पर्पस। बी ने कहा कि चलो मैं 1000 रुपए पर ईयर दे दूंगा इसी चीज के लिए। Here the promise of each party is the consideration for the promise of other। एक पार्टी का दूसरी पार्टी से जो भी प्रॉमिस है वो क्या है, कंसिडरेशन है। तो ये क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन है, इसमें कुछ आपने गलत नहीं किया। फाइन। तो अभी ये है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जो भी हमने पढ़ा उसकी सेक्शन नंबर 23 में। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन के बारे में बताया गया कि फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ क्या काम है जो फॉरबिडन बाय लॉ करते हैं और जो एग्रीमेंट को वॉइड कर देते हैं। और प्राइस इज इररिवोकेबल। अगर आपने किसी काम के लिए जो वो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, उसके लिए प्राइस पे कर दिया है तो वो रिफंड आपको नहीं होगा। फाइन। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अपने चाइल्ड मैरिज में आपने क्या किया, कुछ टेंट वाले को पैसा दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो वो क्या है, रिफंडेबल नहीं है, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। वायलेशन ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स, इसका कुछ आप वायलेशन कर देते हैं, या वायलेशन ऑफ इनएक्टमेंट कुछ हुआ है उसका वायलेशन, जैसे 3 तलाक है
वो अब मना कर दिया गया है कि इट्स अबॉलिश्ड, तो अगर उसका वायलेशन करते हैं तो दैट्स फॉरबिडन बाय लॉ, तो उसके खिलाफ आपका एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिफीट एनी लॉ, कोई भी लॉ है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। फाइन, लॉ ऑफ फ्रेंडली कंट्री, तो वो क्या है, इक्वली वॉइड होगा। इनोसेंट वायलेशंस, हमें पता ही नहीं था, इनोसेंट वायलेशन हो गया, तो वो क्या है, अलाउड है, इट्स ओके, ठीक है। मनी एंड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शंस डिफीटिंग लॉ, ब्लैक मनी है या कुछ ब्लैक में सब कुछ चल रहा है, तो वो क्या है, डिफीटिंग, ऐसा कुछ भी है तो वो क्या है, अनलॉफुल है, वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल कॉलेज में आप सीट ले रहे हैं, पैसा देके, रिश्वत देके, डोनेशन देके, तो वो क्या है, गलत है, ठीक है। एग्रीमेंट टू इवेड टैक्सेस, टैक्स से बचने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो दैट इज अनलॉफुल। अंडर कटिंग ऑफ सैल्यूटरी प्रिविलेजेस, तो इसमें क्या है, कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं, वही कॉलेज वाला सीन, सो दैट्स थिंग। अब क्या है, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड का हमें पता है बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल। इंटेंशन टू डिसीव होना जरूरी है, नेसेसरी है। इंटेंशन टू डिसीव मतलब धोखा देने की इच्छा, या इंटेंशन टू डिसीव, वेयर पार्टीज आर एग्री टू इम्पोज अ फ्रॉड ऑन थर्ड पर्सन, देयर एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर पार्टीज जो है थर्ड पर्सन पे फ्रॉड करना चाहती है तो वैसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी ये किया जा सकता है कि आपको कुछ गलत दिखाया जाए, आपको दिखाया जाए बंगला, लेकिन वो तो एक सेट निकला, कोई सीरियल का सेट निकला, तो वो क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आपसे पैसा ले लिया गया, तो दैट इज फ्रॉडुलेंट। तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स हो क्या होंगे, वॉइड होंगे, समझ आ रहा है ना। अब क्या है, फोर्थ, इंजीरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू इंजर अ पर्सन। ए ने कहा बी से कि तुम इसका मर्डर कर दो, अब ये क्या है, ऐसे एग्रीमेंट्स क्या है, अनलॉफुल है, इसलिए क्या है, वॉइड है। और ये क्या है कि फ्रूट्स ऑफ क्राइम जो है इरिवोकेबल है। अब ऐसा कुछ आपने सोचा करा, ठीक है, तो वो क्या है, इसके क्राइम के भी स्टेजेस होते हैं, तो वो क्या है, इरिकवरेबल है, ओके फाइन, कभी कभी टंग स्लिप हो जाते हैं बोलते बोलते। सो ये क्या है, फिफ्थ, इमोरल, द एक्ट डजंट अलाउ एन एग्रीमेंट टेंडेड विद इमोरलिटी टू बी enforced. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज है, दैट इज इमोरल, आप किसी लड़की का बचपन छीन रहे हैं, दैट इज इमोरल। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट को प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया हमारे लिए। तो इंटरफेरेंस इन मैरिटल रिलेशन, ए और बी की शादी हो रखी है, अब सी जो है वो पैसा देता है बी को कि तुम उसे ए को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, सो इंटरफेयर करते हैं अगर मैरिटल रिलेशन, मैरिज में किसी के, तो वो क्या है, रॉन्ग है। डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, सेक्स वर्कर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, इमोरल है, फाइन। इलीगल कोहैबिटेशन, पास्ट और फ्यूचर कंसिडरेशन, इलीगल कोहैबिटेशन है, आपको कोई रिलेशन नहीं है फिर भी आप साथ रह रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज इलीगल, फाइन। एडल्ट्री इज नॉट मर्डली इमोरल बट ऑल्सो इलीगल। एडल्ट्री जो भी मैरिज है, मैरिज के आउटसाइड मैरिज सेक्स है, दैट इज एडल्ट्री, तो वो क्या है, इमोरलिटी है। तो हाँ, इमोरलिटी लिमिटेड है सेक्स आउटसाइड मैरिज, फाइन। वेजरिंग एग्रीमेंट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज इमोरल, आप शर्त लगा रहे हैं, उस शर्त लगाने की एग्रीमेंट को इमोरल करार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सिक्स क्या है, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी, अगर कोई चीज है जो पब्लिक के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, दैट इज इलीगल, एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ द कोर्ट regards it opposed to public policy. Interpretation of the concept of public policy is the function of the court and not that of executive. ये क्या कहता है कि अगर पब्लिक पॉलिसी में कुछ एग्रीमेंट है जो अनलॉफुल है, तो ये चीज का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट की, नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इस पे ध्यान नहीं देगा, कौन देगा, कोर्ट देगा, क्योंकि उसका फंक्शन ऑफ कोर्ट है, फाइन। पब्लिक पॉलिसी, हमारा जो मोरालिटी है, अभी भी कुछ ना कुछ जो अभी कलयुग से हम दूर हैं, तो वो इनके बदौलत है, फाइन। तो ऑब्जर्वेशंस इन इंग्लिश लॉ अबाउट पब्लिक पॉलिसी, इंग्लिश लॉ में भी कुछ पब्लिक पॉलिसी को लेके ऑब्जर्वेशंस हमने की, और वही क्या की इंडियन केसेस में अडॉप्ट कर ली। सरेंडर ऑफ राइट्स, अगर क्या है कि कोई है अपना मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल डिवोर्स हुआ है हस्बैंड वाइफ का, तो वो क्या है, एलमनी या मेंटेनेंस नहीं ले रही है, सो सरेंडर ऑफ राइट्स क्या है, पब्लिक पॉलिसी में आता है। मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स है, माइनर गर्ल्स की मैरिज की जाती है, तो दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पेमेंट आउट ऑफ ब्लैक मनी,
पेमेंट आउट, आप कोई पेमेंट कर रहा है ब्लैक मनी से, दैट इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है दैट इज इन द पब्लिक पॉलिसी, इट्स नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। और ऊपर वाले जो दो हैं हमारे, सरेंडर ऑफ राइट्स एंड मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, आप समझ गए होंगे कि इट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। फाइन, नेक्स्ट, तो ये थोड़ा और है, जस्ट पोज इट एंड रीड इट, ठीक है, फाइन। और अगर दैट्स नॉट मच, या कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते तो यू कैन लीव, और इजी आप अच्छे से रख सकते हैं। सो एक क्वेश्चन है, वेदर सब लीज वाज वॉइड। सब लीज जो है, सब लीज क्या होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी ली 99 साल के लिए कि आपको हाँ उसकी लीज मिल गई है, ठीक है, हमारे लाइक उसे बोलते हैं गहने पे, कोई प्रॉपर्टी गहने पे लेना, लाइक इतना हमारा वो है ना कि मुक जाता है, फाइन, इतना हो जाता है, डील हो जाती है, सो दैट इज लीज। की प्रॉपर्टी आपने ले ली इतने सालों के लिए, इतना पैसे में, इतने लाख में, तो वो क्या है, लीज है। अब सब लीज क्या होता है कि वो लीज आपके पास है लेकिन आप अपने अंडर किसी और को सब लीज कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो वो क्या वॉइड है। वेदर मीन्स वी वांट आंसर इन यस और नो, ओके। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैच्यू वाज नॉट टू फॉरबिड सच ट्रांजैक्शन, जो स्टैच्यू का ऑब्जेक्टिव है ऐसी ट्रांजैक्शंस को रोकना नहीं है। एंड एक्ट पास फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू, ये जो एक्ट है वो रेवेन्यू के बेनिफिट के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, रेवेन्यू के बेनिफिट के लिए है, ना कि पब्लिक प्रोटेक्शन, मतलब मॉरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइन, सो हमें आंसर मिल गया कि सब लीज वॉइड है, तो नहीं है सब लीज वॉइड। फाइन, तो अब क्या स्कोप ऑफ लॉ क्या है, हमने लॉ पढ़ा, फाइन, पढ़ रहे हैं, तो इसका स्कोप क्या है, कहां तक जाता है। The rules of law are for the time being in force in India, ठीक है, जो भी रूल्स ऑफ लॉ है, टाइम, जितने टाइम तक वो इंडिया में फोर्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड मुस्लिम लॉज, ठीक है, वो क्या है, स्कोप ऑफ लॉ, ठीक है, फाइन, ओके। सो आपको लाइक अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जा रहा होगा कि लॉ इज कनेक्टेड टू एवरी फील्ड, देयर इज नो फील्ड दैट इज नॉट कनेक्टेड टू लॉ। सो हम इसी से, इस स्टेटमेंट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा स्कोप ऑफ लॉ कहाँ तक जाता है और कहाँ नहीं जाता, ठीक है, कहाँ कहाँ जाता है, बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है लॉ का, फाइन। तो वो क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है, माय गट फीलिंग इज सेइंग हाँ आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से मींस दोनों की यस कंसेंट से क्या है, डिवोर्स हो रहा है। The parties to a marriage entered into a compromise over their marriage, which had already suffered irreversible breakdown with no chance of reunion between them. According to the terms of settlement, the husband has already deposited the entire amount of permanent alimony and returned all the articles in the form of istridhan to the wife. The compromise was voluntary and without any coercion or undue influence. The court granted divorce. Fine, easy language है, दोनों की सहमति है, तो मियाँ भी बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, तो वो बात है कि अलग होना है तब भी वही बात है, और शादी करनी है तब भी वही बात है। तो इसमें एक बात कही गई है कि जो भी स्त्री धन है और एलमनी है, परमानेंट एलमनी है, तो वो अमाउंट उसे वाइफ को दे जाना चाहिए। ये क्या है, किसी भी दबाव के अंडर या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट क्या है, डिवोर्स दे देता है। फाइन, क्लियर, देना भी चाहिए। हेड्स टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी की क्या है, ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी कंट्री में क्या होता है कि अगर कोई वॉर हो रहा होता है तो हम ट्रेड नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तो यूक्रेन हमारा एज अ फ्रेंड है, तो हम जो रशिया हमारा फ्रेंड है, तो यूक्रेन से उस टाइम में हम ट्रेड नहीं करते। तो ये क्या, हमारे हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से चलेगी उसके हमारे कुछ रूल्स कह लो। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यू नो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी रिसोर्स ट्रैफिकिंग होती है, तो सॉइल की सैंड ट्रैफिकिंग भी होती है। आई वाज शॉक्ड टू नो कि सैंड की भी ट्रैफिकिंग होती है। फ्रॉम बीचेस आपके फर्टाइल सॉइल उठा के ले जाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इलीगल मीन्स से, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए काफी स्टेप्स लिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक IAS ऑफिसर ने इसको थोड़ा ध्यान में आया, ठीक है। इंटरफेरेंस विद
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रहता है। मैरिज ब्रोकेज कॉन्ट्रैक्ट, तो मैरिज ब्रोकेज कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो ये भी पब्लिक पॉलिसी के है। अगर वो फॉर एग्जांपल एक कपल इज नॉट हैप्पी टुगेदर, सो अच्छा है ना अलग हो जाए, सो दैट्स इट, हेड टू पब्लिक पॉलिसी, फाइन। अनफेयर, अनरीजनेबल और अनकॉन्शियसेबल डीलिंग, अनफेयर, अनरीजनेबल, अनकॉन्शियसेबल डीलिंग है, ठीक है, विद एम्प्लॉयज के साथ आप ऐसे डील कर रहे हो, अनफेयर तरीके से, ढंग से बात नहीं कर रहे, एंड ये जो चीजें हैं वो भी, इसको भी इस पे पॉलिसीज बनाई जाती है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल फीमेल एम्प्लॉय है, तो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो दैट्स सम प्रोविजंस की वो कर सकती है कंपनी, सो दैट्स इट। और आप, ये जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अभी तक जितना पढ़ा है, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रिवाइज। आपके नोट्स अगर आप हैंड रिटन बना रहे हैं तो फटाफट देखिए, नहीं तो पीपीटी आप डाउनलोड कीजिए, नीचे हो गया, और उसे फटाफट पढ़िए, जितना पढ़िए, ठीक है, क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड हमें पता है, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फाइन। तो ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 सब क्लोज जी में, ठीक है, जी। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल किया ही नहीं जा सकता लॉ के द्वारा, तो वो क्या है? वॉइड है, फाइन। तो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट कौन से होते हैं जो वॉइड है? अब हमने ये तो बहुत पहले पढ़ लिया था कि वॉइड होता है एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है ना, सेक्शन नंबर 2 में, स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड वीडियो में पढ़ लिया था ना। अब क्या है? टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे जो वॉइड होते हैं। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, एक्सप्लेन वॉइड एग्रीमेंट्स, तो क्या लिखेंगे कि yes, it is defined under the section number 2 subclause Z of the Indian Contract Act 1872 that void agreements are agreements that are not enforceable by law is said to be void। ठीक है, तो ये चीज लिख देंगे, आधा पेज 1 पैरा तो इसी से बन जाएगा। सेकेंडली क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। सो इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आप डिफाइन तो अपने तरीके से कर सकते हैं, इसे डिफाइन किया हुआ है आगे। तो सेक्शन नंबर 24 क्या डील करता है? कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जहां अनलॉफुल हो। 25 विदाउट कंसिडरेशन जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज तो वो वॉइड होगा, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वो वॉइड होगा। रिस्ट्रेन मीन्स मना करना, बैन करना, रोकना किसी को मैरिज करने से, ट्रेड करने से। 26, 27 क्लियर है ना, वो चीजें हैं। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और भी एग्रीमेंट्स, टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड है, वो हम इन्हें कवर करने के बाद पढ़ेंगे। तो एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड लॉ ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि अगर फॉर अपने एग्जांपल पहले पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन। ए ने क्या किया? बी के बिहाफ पे ए प्रॉमिस टू सुपरटेंड ऑन द बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो एंड द इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। इंडिगो का है वो तो उसका लीगल प्रोफेशन है, ठीक है, इंडिगो का वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन इलीगल ट्रैफिकिंग क्या करता है? कोई ड्रग्स बेचता होगा या कुछ। बी प्रॉमिसेस टू पे ए, ठीक है, बी जो है ए को प्रॉमिस करता है सैलरी पे करने का, जो 10,000 रुपए पर ईयर होती है। द एग्रीमेंट इज वॉइड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए's प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन फॉर बी's प्रॉमिस बीइंग इन पार्ट अनलॉफुल। अब वो जो लीगल वाला जो काम था उसका, इंडिगो का मैन्युफैक्चर, वो तो लीगल था, तो ये पार्ट में तो लीगल था, आधा काम तो हो गया हमारा, आधा अनलीगल था, इलीगल था, तो ये इन पार्ट क्या है? अनलॉफुल है। तो ऐसा भी क्या होगा? ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे, क्लियर। अब 5th वाला इतना बड़ा है हमारा आर्टिकल, ठीक है, तो क्या है, मैंने ये वाला जो चीज बनाई है, दिस फ्लो चार्ट मीन्स, तो इसीलिए बनाया कि आपको इजीली याद रह जाए, डिटेलिंग आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है अनलेस इट इज इन रिटन and registered or is promised to compensate for something done or is promised to pay a debt barred by limitation law। Clear? समझ आ रहा है कि an agreement made without consideration is void। एक एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना तब तक वॉइड होगा जब तक वो एक्सप्रेस ना किया जाए राइटिंग में, या फिर रजिस्टर्ड ना हो किसी लॉ के अंडर, ठीक है, और या फिर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर ना किया गया हो। फाइन, क्लियर, ओके। और या फिर कॉम्पनसेट करने का मतलब बाद में
EMI पे भरने का या कुछ ऐसा कॉम्पेंसेट का प्रॉमिस ना किया गया हो, या फिर ये प्रॉमिस जो है वो रिटन में या साइंड ना हो, ठीक है। तो ये अगर मतलब बाय द मीन विदाउट कंसिडरेशन, वो तो टाइप हो गए ना किस किस तरीके से आप कंसिडरेशन दे सकते हो, तो दैट इज वॉइड। सिंपली समझना है, क्लियर? ओके, तो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, तो इलस्ट्रेशन क्या है? ए ने प्रॉमिस किया नो कंसिडरेशन, अब नो कंसिडरेशन तो ऑब्वियसली वर्ड होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए ने क्या किया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अब बी को प्रॉमिस किया 1000 रुपीज देने का, ठीक है। हम ऑब्वियसली ट्रांसफर इनकम पे अगर जीते हैं तो वो क्या होता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होते हैं हमारे पेरेंट्स की जो हमें पाल रही है, फाइन। ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी, और यही प्रॉमिस वो लिख के दे देता है, ठीक है, और रजिस्टर कर देता है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फाइन, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 26 सेक्शन 26 कह रहा है कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड। कोई आपको कहे तुम इससे शादी मत करो, तुम इतना पैसा ले लो, शादी मत करो, तो क्या करना, समझदारी उठाना, शादी भी कर लेना और पैसा भी ले लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वोट देने के लिए आपको रिश्वत दे रहा है, ठीक है, कि हाँ मुझे वोट दे देना, 10,000 रुपए दे के चला गया। आपने कौन सा बताना है मैंने वोट दिया नहीं दिया, ठीक है। तो हर किसी से लो, जो भी आ रहा है दो, ठीक है, और देना, क्योंकि ये तो इलीगल है ना, दैट्स डोनेशन देना इलीगल, किसी को मैरिज से रोकना इलीगल, किसी को ट्रेड से रोकना इलीगल। तो ये हमें बताया गया कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन टू मैरिज ऑफ अ पर्सन अदर देन माइनर, एक माइनर की है तब हमें रोक सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वॉइड है, क्लियर, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, कुछ सालों बाद आपकी भी शादी की उम्र। 27 सेक्शन क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन टू ट्रेड वॉइड, सेम चीज। अब बार बार तो क्या कि ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस करने के लिए आपको कोई रोकता है जो लीगल है, दैट इज वॉइड, क्लियर। अब एक्सेप्शन क्या है, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। अब ऐसा कोई बिजनेस हो जिससे आपकी गुडविल सेक्रीफाइस हो, ठीक है, गुडविल पे चोट लगे। फॉर एग्जाम्पल आप वाड़ीलाल की आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, लेकिन कोई और ब्रांड आ गया उसके साथ मिलता जुलता, बाटा का शूज है, कोई और बट्टा नाम से कोई मान लो मार्केट में आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि गुडविल हैम्पर होती है, ठीक है, गुडविल जो है बाटा की वो कंपनी की डाउन होती है। तो ऐसा बिजनेस आप नहीं कर सकते जिसको दूसरे से परेशानी होती। सीधी सी बात समझते हैं कि दूसरों के कंधे पे एक बंदूक रख के नहीं चलानी, बाकी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। समझ गए। अब पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्या रिवाइज करना है, इन्हीं चारों, फाइन। अब चलते हैं आगे, अब है हमारा 4 सेक्शन और आगे, जो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या, जो एग्रीमेंट क्या हो, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट जो क्या वॉइड है। तो 28 कह रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग, आपको कोई कह दे कि कोर्ट ही नहीं जाना है आपको, उसी से रोक दे, तो क्या है, वॉइड है, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और अनमीनिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि मीनिंग ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो भी वॉइड है एग्रीमेंट्स, तो वो क्या है 29 में दिया होगा, 29। 30 में क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग क्या होता है, सट्टा मारना या फिर शर्त लगाना, दैट इज इलीगल, ऑब्वियसली दैट्स वॉइड, ठीक है, अनलॉफुल है इसीलिए वॉइड। अब ध्यान से रखना कि अभी तक हमने जो पढ़े थे 24, 25, 26, 27, तो ये जो सेक्शन थे वो हमने कंटिन्यूटी में पढ़े थे। 28 भी पढ़ लिया, 29 भी पढ़ लिया, 30 भी पढ़ लिया, ठीक है। तो 7 सेक्शंस जो है इसके कंटिन्यूटी में, एक जो है सेक्शन नंबर 56 वो कंटिन्यूटी में नहीं, बाकी सब कंटिन्यूटी में। तो क्या है, टू डू इम्पॉसिबल टास्क। एक आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हम भूलेंगे नहीं कि 56 आएगा 30 के बाद, दैट इज अ इम्पॉसिबल टास्क, ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल, याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो इसे डिटेल में पढ़े, फाइन। तो सेक्शन 28 क्या कहता है कि एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसेसिंग क्या है, वॉइड है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी क्या है एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं कि हाँ अगर हम मीडिएशन कर लेंगे, कोई आर्बिट्रेशन कर लेंगे और सहमति से अपनी सहमति से काम कर लेंगे, अगर कोई हमारा इशू बना, हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, भाई बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, वैसे धक्के खाओ कोर्ट के, कचहरी के, तो वो बहुत एक बर्डनसम प्रोसेस है। तो वो क्या होता है कि हाँ कुछ हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्लोज ऐड करना पड़ता है हमें कॉन्ट्रैक्ट में, फाइन। तो वो चीज़ है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेप्शंस दी गई हैं। सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में राइज। तो ये क्या बताया गया इसमें कि ऐसा सेविंग अपने आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट की, वही सेम चीज मैंने बता दी कि हाँ हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। सेविंग टू रेफर क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी राइजन, मतलब जो क्वेश्चन पहले ही आंसर कर दिए गए, बार बार राइज ना हो वो चीज। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सेविंग। फाइन, अब बार बार किसी को परेशान थोड़ा ना कर सकते हैं आप वही चीज को पकड़ के, तो वो चीज है। थर्ड सेविंग क्या है, सेविंग ऑफ अ गारंटी स्टेटमेंट ऑफ अ बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में है तो वो रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसेस से बचाता है। फाइन, एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं फॉर अनसर्टेनिटी। जो एग्रीमेंट है ना वो सर्टेन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अनसर्टेन है। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ठीक है, समझ रहे हो, मुझे थोड़ी सी चीनी दे, इट मीन्स क्या, अनसर्टेन है, मैं तो तुमसे इतना ले जाऊंगी वो भी मेरे लिए कम है। ठीक है, वो चीज है, अनसर्टेन काम नहीं करना है हमें। ए क्या करता है, एग्री करता है बी से कि एक 100 टन ऑफ ऑयल लेना है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कौन से टाइप का ऑयल चाहिए। भाई हमें तो आमंड ऑयल चाहिए तो वो महंगा है, और सस्ते वाला कोई ऑयल चाहिए तो वो सस्ता है। तो ये क्या है, एग्रीमेंट क्या है, अनसर्टेनिटी। आप प्राइस किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। समझ आ रहा है ऑब्वियसली, तभी सुन रहे हैं। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, एग्रीमेंट्स जो हम सट्टे के तरीके से कि हाँ ये जीत गया तो ये, ठीक है, शर्त लगाते हैं दिवाली पे, जुआ खेलना गलत बात है, ऐसे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो वो क्या है, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स जो हम शर्त लगाकर लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वॉइड है। नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एल्गेड टू बी विन और बाउंड द वेजर। आपने शर्त लगाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने जीत गए, सामने वाला मुकर गया कि मैं हाँ पैसा दूंगा ही नहीं, वो क्या है, रॉन्ग है, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपको तो बताया गया है कि इट्स वॉइड, तो आप क्यों खेल रहे हैं, गलत काम क्यों कर रहे हैं। फाइन, और entrusted to any person to forbid the result of any game or uncertain event on the any wager is made clear। हाँ, इसके क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस है, कुछ प्राइज होते हैं, कुछ हॉर्स रेसिंग है, हॉर्स रेसिंग पे आप शर्त लगा सकते हैं, दैट्स अ स्पोर्ट नॉट अ वेगिंग। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो क्या है, लाइक एक फेयर गेम है हॉर्स राइडिंग, तो वो चीज है कि उस पे जो जीतेगा उसका, या फिर लाइक ओलंपिक्स होते हैं उसके गेम्स जो हैं, प्राइसेस जो हैं, वो क्या है, सर्टेन है। क्लियर, अब जुआ वगैरह खेलते हैं तो उसमें तो पता नहीं ना कि कोई तो करोड़पति बन जाएगा बिल्कुल और कोई रोडपति, तो वो चीज क्या है, बहुत अनसर्टेनिटी है। लेकिन यहाँ पे हो भी सकता है, यहाँ आप जीत जाएं, हो भी सकता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे, तो दैट्स समवेयर सर्टेन कि हाँ पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सर्टेनिटी तो है, तो वो चीज है कि सेक्शन नंबर, अब आगे पढ़ते हैं ना, सेक्शन 294A क्या कहता है, इंडियन पीनल कोड का आईपीसी नॉट इफेक्टेड। तो इसमें क्या होता है कि जो आईपीसी का जो सेक्शन ये है 294A, तो वो इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट, अब ये हमारा थोड़ा ओड वन आउट वाला पर्सन, ठीक है, 56, तो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल टास्क, भाई हम पढ़ते हैं नहीं, कहते हैं हम कि क्या पर कर देंगे, स्टेट टॉप कर देंगे, हम ये एग्जाम निकाल देंगे, वो एग्जाम निकाल देंगे, वो क्या है, इम्पॉसिबल टास्क को करने का एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क इन इटसेल्फ इज वॉइड। आप कह दें कि मैं पत्थर से क्या कर दूंगा, पानी निकाल दूंगा, दैट इज वॉइड। ठीक है, आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर देंगे ऐसा, और कहे कि 5 लाख रुपए ले लेते हैं, 5 करोड़ पे ले लेते हैं, तो दैट इज वॉइड। ठीक है, कोई बाबा के झंझट में मत आ जाना। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अगर होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ये नहीं पता था कि वो क्या है, इम्पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, तब तो वो क्या है, वॉइड है ही ऑब्वियसली। वॉइड क्या होता है, बिगनिंग से इम्पॉसिबल है ही, तब क्या है, वॉइड है।
क्लियर। और बाद में अगर इम्पॉसिबल बन जाता है, एक लाइक शिप है, उस पर कुछ आपने लोड करके भेजा सामान, ठीक है, क्रॉकरी थी, तो वो टूट गई और आपको सेल करनी थी, तो वो तो इम्पॉसिबल बाद में बना है। तो ऐसा भी होता है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फैक्ट इज नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो यही सेम चीज मैंने बताई। पॉज कीजिए वीडियो को, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, नॉक आउट एग्रीमेंट्स। एक ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इस स्टार मार्क कर लीजिए, 5 स्टार, ठीक है। The act provided that if any dealer agrees to give or gives or offers any gift or consideration to any other person as an inducement on reward for abstaining का मतलब क्या होता है? मना करना, not doing anything, or having abstained from bidding at the sale of auction, either generally or for any particular lot, or if any person agrees to attempt to obtain from any dealer any such gift or consideration is a fault, he shall be guilty of offense under act. Knockout agreement start. एक फॉर एग्जाम्पल पूरा क्या बोलते हैं उसको, घर है, हवेली है, तो वो क्या है, ऑक्शन पे लगाई जा रही है। ऑक्शन मतलब बेची जा रही है, ठीक है, तो वो क्या है, नीलामी पे लगाई जा रही है। तो उसमें क्या आता है कि अपने इंसान बंदा बिठा लेता है, अपने लोग बिठा लेता है और कहता है कि हाँ ये बिकने मत देना, पैसा पे पैसा लगा लेना, तो वो क्या है, वॉइड है। तो अगर आप इस एक्ट के अंडर क्या है, आपको गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, कि रिश्वत ले रहे हैं, मींस तो वो क्या है, नॉक आउट एग्रीमेंट। आप पहुंच जाएंगे, नॉक हो जाएंगे इन द जेल अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो बच के रहिए इनसे, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन कॉज, ठीक है। तो इस क्योस में मत पड़िए। तो आज पढ़ते हैं अभी आगे एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत होती है ना, हमें ये घर चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पर हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, गलती से बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो इसमें दो तरह से सैल्यूटरी होती है, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये सब पढ़ने वाले ना, टफ वर्ड, लेकिन इजीली पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। सैल्यूटरी का मतलब होता है लॉ, ठीक है, कोई लॉ लैंड, सो उसके क्या है, एक मतलब पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है, तो वो क्या है, सैल्यूटरी। तो इसकी एक्सपेक्शन, ठीक है। तो सेल ऑफ गुडविल क्या है, कि सेल ऑफ गुडविल के मैंने पहले बता दिया था, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, तो इसे डिफाइन नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मीन जिसे हम टच नहीं कर सकते, पता होगा। The goodwill which has been the subject of sale is nothing more than the probability that the old customer will restore to place. हमारा ग्राहक परमानेंट बन जाएगा, ये क्या है, गुडविल है हमारी। हमारा ग्राहक एक बार आएगा तो बार बार आएगा, एक बार आओगे तो बार बार आओगे, तो वो क्या होती है, गुडविल होती है। हम कोई ब्रांड खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉटल ऑफ मिल्टन, तो मिल्टन की हमें भाई क्वालिटी पे अच्छा है, तो हम इस पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो अगर ये भी मेरी लॉस्ट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, तो क्या करूंगी, मैं मिल्टन खरीदूंगी क्योंकि इट्स बेटर, ठीक है। तो वही ओल्ड कस्टमर जब नई चीज खरीदता है, ठीक है, दोबारा आ जाता है, तो क्या है, गुडविल है भाई, नाम चलता है हमारा, तो वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी क्या होता है कि कुछ हमारे सैल्यूटरी होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ रिस्ट्रेन अंडर सेक्शन 36 और 54। सेक्शन 36 और 54 में कुछ हमें छोटा सा चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है, द एग्रीमेंट शुड स्पेसिफाई द लोकल लिमिट्स और परमिट और रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो लोकल लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पीरियड ऑफ रिस्ट्रेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉपीराइट है या कुछ इन्वेंशन अगर होता है, तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है आपका कॉपीराइट, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं, तो वो चीज है कि पीरियड ऑफ रिस्ट्रेंट भी डिफाइन होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए। द रिस्ट्रिक्शन imposed must be रीजनेबल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि मिल्टन है तो मैं कोई और, मिल्टन की बॉटल चल रही है तो मैं मार्केट में कोई और बॉटल नहीं ला सकती, उससे बढ़िया क्वालिटी की नहीं ला सकती। मोनोपोली नहीं कह रहा है ये कह रहा है कि हाँ कॉपी नहीं, दैट्स द सेम थिंग, फाइन। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। ट्रेड कॉम्बिनेशंस, ट्रेड के कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, सॉलस और एग्जीक्यूटिव डीलिंग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं,
रिस्ट्रेन अपॉन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, तो ये काम भी हो जाता है। तो वो क्या है, रिस्ट्रेन किया जाता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी, कि हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, ये नहीं करने हैं। इसको सीक्रेट्स को आप, जैसे मैगी का जो मसाला है उसका क्या है, फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला है। आप वहाँ काम कर रहे थे 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, और बाद में आपने अलग नई ब्रांड खोल ली और नोमी, ठीक है, नौगी 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 नाम के आपने नूडल्स निकाल लिए, वही सेम फॉर्मूला यूज करते, सो दैट इज रॉन्ग। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट में आपको जेल भी हो सकती है अगर आप यूजिंग सेम थिंग, ठीक है। रिकवरी ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, आपने कंपनी ने आपको हायर किया और ट्रेनिंग पे आपके पैसा लगाया अच्छा 50,000, 20,000, 30,000, तो वो क्या है, तो उस चीज का पैसे का रिकवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्री मैच्योर रिमूवल, तो प्री मैच्योर आपको रिमूवल कर दिया, आपका एग्रीमेंट बना था 1 साल का, आपको 2 महीने में रिमूवल कर दिया, तो उसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, फाइन, कुछ ना कुछ तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नाउ सेम थिंग, पोज करो वीडियो को, एक पार्ट और कंप्लीट हो गया है इसी वीडियो का, और सारा रिवाइज कीजिए जो भी पढ़ा है। आगे चलते हैं हम इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सिमिलर से टर्म लग रहे हैं ना, कि जो इलीगल है वो वॉइड है, वॉइड है वो इलीगल है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज डिस्टिंक्ट बिटवीन एन एग्रीमेंट विच इज ओनली वॉइड एंड द वन इन विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अनलॉफुल। एक तो सिंपली वॉइड होता है, एक मसाले वाला वॉइड होता है, मींस इलीगल होता है, क्लियर। एंड इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज एक्चुअली फॉरबिडन बाय लॉ। इलीगल एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ होता है, बट अ वॉइड एग्रीमेंट मे नॉट बी फॉरबिडन। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, मे नॉट बी फॉरबिडन, ठीक है, समझ रहे हो क्या। जीरो इन द आइज ऑफ लॉ, माइनर से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या वो इलीगल है, नहीं, इलीगल नहीं है, सो दैट कैन बी एग्जांपल, ठीक है। सो ये आप देख रहे होंगे सर्कल, 2 सर्कल देख रहे होंगे, ठीक है, तो डोनट टाइप लग रहा है, तो वॉइड एग्रीमेंट इसमें बीच में लिखा गया है और इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाहर लिखा गया है। इट मींस क्या, कि जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें वॉइड एग्रीमेंट भी इंक्लूड होते हैं, समझ रहे हो। जो वॉइड एग्रीमेंट है ना वो सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें वॉइड एग्रीमेंट भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हो, आपने 10th क्लास कवर कर ली, 10वीं पास हैं आप, और आपका जो बड़ा भाई है या बड़ा बहन है तो उसने 12th क्लास कवर कर दी, तो जो आप हैं सिर्फ उसने तो 10th क्लास कवर की है, मींस आप वॉइड एग्रीमेंट है, और जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है मींस उसने 10th भी कर लिया और कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वो क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो व्हाट, वही बात कि आपके भाई ने 12th में है तो उसने 10th भी की है, तो वो क्या है, आल्सो वॉइड, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है। बट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसने 10th की है उसने 12th नहीं की है, ये क्या पता कर भी लियो, उसे नॉलेज हो, सो दैट्स नॉट नेसेसरीली इलीगल, ठीक है। तो नेसेसरीली नहीं है कि उसे 12th का भी नॉलेज हो, स्मार्ट बच्चा नहीं है तो वो नहीं होगा, कई बार बच्चे एडवांस चलते हैं तो होता भी है भाई, ठीक है। तो एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल एग्जीक्यूटरी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। पार्टीज नॉट इन पारी डिलीटो, ठीक है, इन इक्वल फोर्स, पार्टी क्या है, इन इक्वल फोर्स में नहीं, तो वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। वेयर रिकवरी पॉसिबल विदाउट रिलाइंग ऑन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जहां इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी विदाउट उस पर रिलाई करे क्या है, रिकवरी पॉसिबल है, वहां एक्सेप्शन है। कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये रखो ये लो, लोन चाहिए कुछ ना कुछ कोलेटरल रखो, मतलब गिरवी रखो, दैट्स द थिंग। सर्विलेंस क्या होता है, सर्वेबल, कुछ भी सर्व किया जा सकता, तो दैट्स इट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका इलीगल पार्ट निकाल कर हम उसे सर्व कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हलवा बनाया, गलती से चीनी की जगह क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, अगर आप उसे नमक को निकाल सकते हैं तो वो क्या है, सर्वेबल। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो बहुत बड़ा लेक्चर था आई नो, ठीक है, इसीलिए पोस्ट करने के लिए भी कहा,
तो हर चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है। एंड आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ग्रेट थिंग्स आर नॉट चीप। ऑब्वियसली इतनी मेहनत से आपने लेक्चर देखा है, तो ये चीप थिंग तो नहीं है, बहुत अच्छी ग्रेट थिंग है, ठीक है। ग्रेट थिंग्स आर नॉट चीप, बट चीप थिंग्स आर नॉट ग्रेट एट ऑल। अगर आप इसी टाइम पे रील स्क्रॉल करते हैं, दैट इज नॉट ग्रेट थिंग, लेकिन वो चीप थिंग है। और चीप थिंग्स क्या है, ग्रेट नहीं होती। तो दैट्स अ थॉट ऑफ द डे। रील से बचिए, रियल लाइफ में आइए, तभी आप रील पे आएंगे, ठीक है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सक्सेस धूम मचा दे, शोर मचा दे। सो थैंक यू, इतनी बड़ी स्माइल रखिए अपनी फेस पे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, आर्ची, बाय बाय।